हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इसमें देखो दो वर्ड्स हैं। एक तो इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स रेस्ट में। इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया बेटा यहाँ पे चार्ज। किसका? चार्ज। अब चार्ज हमारा रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अध्ययन क्या होता है कि कोई भी चार्ज जो है, चार्ज को रेस्ट कंडीशन में स्टडी कर लो, वही क्या होता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं। चार्ज अगर रेस्ट में रहे तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही चार्ज अपना मोशन में आ जाए, यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए तो यही चार्ज अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है। कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड। अगर यही चार्ज बेटा अपना एक्सेलरेटेड हो जाए तो यही चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है, ईएम वेव। ईएम वेव का नाम सुने हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है कि नहीं? तो चार्ज जो है बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, उसके बारे में अभी जानते हैं। अच्छा, चार्ज, अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है, अब अगर कोई भी चार्ज है तो चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो कौन सी फील्ड मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो कौन सी फील्ड मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक्सेलरेटेड है तो कौन सी फील्ड मिलेगी? ईएम वेव, है कि नहीं? यानी कि अभी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि रेस्ट कंडीशन। कौन सी? रेस्ट में। तो रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये तो सिंपल बात है, ये हमें पता ही है। अच्छा, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और वो कैसे कैसे वर्क करेगा, फ्लक्स क्या होगा, यानी एनर्जी कैसे फ्लो करेगी उसमें। ठीक है। आगे इसमें हम कैपेसिटर भी जोड़ देंगे ना। तो ये जो पार्ट है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दो चैप्टर मिला के है आपका। फर्स्ट चैप्टर कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये दो चैप्टर डेडिकेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन में मैग्नेटिक फील्ड, इसमें दो चैप्टर कौन कौन से बेटा एनसीईआरटी के? कूलम्स लॉ, हाँ कूलम्स लॉ वाला है, और दूसरा वाला कौन सा? पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है यूनिफॉर्म मोशन में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, करंट में क्या होता है? चार्ज दौड़ने लगता है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट एक बार चली, फिर मतलब चार्ज दौड़ने लग गया, दौड़ने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा इसी का, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम मैग्नेटिज्म कहेंगे। ये 2 3 से 4 चैप्टर रहेगा मैग्नेटिज्म का आपका। ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 3 चैप्टर होंगे टोटल मैग्नेटिज्म के। ठीक है। और ईएम वेव, ईएम वेव में अपना लास्ट वाला चैप्टर जो रहेगा फर्स्ट बुक का। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ऑप्टिक्स में भी ये यूज होगा, है कि नहीं? ऑप्टिक्स में, खास करके वेव ऑप्टिक्स में इसका कॉन्सेप्ट यूज होना है थोड़ा सा। ठीक है। तो हमें अभी स्टार्ट करना है कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, यानी कि अपना चार्ज क्या है? रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि चार्ज 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 कर रहे हैं हम लोग, ये चार्ज एक्चुअली है क्या? ये नोट कर लिए ना, बता दूं चार्ज एक्चुअल में है क्या? अगर हम चार्ज को डिफाइन करें तो चार्ज जो है बेटा वो है किसी भी, या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच it can produce, it can produce or feel electric and magnetic field।
ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी चार्ज नोट करता है यानी फील करता है या प्रोड्यूस करता है कोई भी पार्टिकल, उसी की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं, है कि नहीं? कोई भी ऑब्जेक्ट हो दुनिया में, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो चार्ज हो सकता है, ठीक है। अब हो सकता है चार्ज कैसे हो सकता है, कैसे पहचानेंगे चार्ज है कि नहीं है? अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है या उसको फील कर रहा है तो इसका मतलब वो चार्ज है, वो चार्ज है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी है कि नहीं? जैसे हमने कहा कि हमारे पास आयरन है ना, तो देखो कुछ कुछ जो होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, तो हम पहचान जाते हैं कि नहीं ये मेटल है, ये क्या है? मेटल है। खास करके आयरन ज्यादा अट्रैक्ट करता है ना, तो हम कहते हैं भाई साहब अगर मैग्नेट है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ चार्ज तो है, उसमें कुछ ना कुछ चार्ज है। चार्ज की और कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाएगा? अब जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा? मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा? छोटे 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 मोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, है कि नहीं? जैसे अगर मैं बात कर लूं हमारा H2O, पानी, पानी किससे मिलकर बना हुआ बेटा? उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन का, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, हम कहें कि पानी में चार्ज है या नहीं है, ये बेसिक फैक्टर, पानी जो है वो चार्ज है या नहीं है, तो उसके लिए अब अगर देखेंगे आप तो इसमें मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2,6, है कि नहीं? इसका 8 होता है ना एटॉमिक नंबर और 16 होता है, तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2,6 होता है। हम कहते हैं कि भाई साहब अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, और चारों तरफ, ये एकदम पुराना कॉन्सेप्ट है, चारों तरफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली जो ऑर्बिट होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। आएगा समझ में? ये 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है कुछ। प्रोटॉन कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन। कितने? जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें, सॉरी 8, इलेक्ट्रॉन भी 8 और प्रोटॉन भी कितने? 8। तो हमने कहा इसमें 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कन्वेंशनली ये माना जाता है बेटा कि प्रोटॉन पे जो है वो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है प्रोटॉन पे, और इलेक्ट्रॉन पे वो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो निगेटिव रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। ये चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? कूलम। इसको सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और कभी कभी ESU से भी डिनोट करते हैं। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। ये CGS यूनिट है। ये कौन सी है? CGS। ये CGS यूनिट है और ये क्या है? QC। वो बेटा क्यों कूलम है, उसका मतलब क्यों कूलम। अगर कभी ऐसा लिख दिया गया ना 10C मतलब 10 कूलम, QC मतलब क्यों कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज माना जाता है वो माना जाता है इतना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, नेगेटिव चार्ज। कैसा? नेगेटिव। और प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, ठीक है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज। अच्छा ये पता कैसे चला कि ये चार्ज और प्रोटॉन पे इतना इलेक्ट्रॉन पे मास चार्ज होता है? ये पता चला था जे थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट किया अपना कैथोड रे वाला, ठीक है। तो उन्होंने बेटा निकाला था बेसिकली E/m का रेशियो, मतलब चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड, सॉरी इलेक्ट्रॉन का चार्ज का और मास का रेशियो निकाला, ठीक है, जे थॉमसन ने। किसने?
जब कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, ठीक है, वहां से इन्होंने कुछ कुछ दिया और फिर उसके बाद इसमें एक चीज और ऐड हो गई। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बूंद लिए Hg की, ठीक है, और उस बूंदों में देखा तो उन्होंने उसको जो है उसके हिसाब से बताया कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है और प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, ठीक है ना। ये एक कन्वेंशन है कि पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये कन्वेंशन है, यूनिवर्सल कन्वेंशन जिसको कहते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे कहे कि चलो मैं प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मान लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो क्या ये गलत है? कन्वेंशन है, ये भी सही है, ठीक है। हाँ, लेकिन यूनिवर्सली जो चल रहा है जो कन्वेंशन, वो क्या चल रहा है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है इतना और इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव होता है। अगर हम अपनी कन्वेंशन चेंज करेंगे तो क्या होगा? सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। जो हम स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं, स्टेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। स्टेबिलिटी तो हमने किस ऑर्डर पे डिफाइन किया है कि अंदर पॉजिटिव और बाहर इलेक्ट्रॉन ना। जैसे ये पूरा का पूरा एटम एक घर है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मतलब हो गया ये औरतें हैं, है कि नहीं ना। ऐसे समझ लो कि प्रोटॉन जो है वो बड़ी औरतें हैं और ये न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल छोटी बच्चियां हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे क्या है? पुरुष हैं। अगर भारतीय समाज में देखा जाए तो ऐसा ही है। अगर सोचो औरतें अगर बाहर हो जाएंगी, ठीक है, और सारे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर हो जाए तो ये स्टेबल होगा? नहीं होगा। वो तो स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि नहीं? होता है ना ऐसा कि जब औरतें निकल के जब बाहर घूमने लगती हैं जिस घर से, तो वो घर और आदमी जो है वो ना निकले। अगर आदमी भी प्रपोर्शन निकल रहा है तब तो ठीक है, नहीं, लेकिन अगर केवल यही निकल जाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहेंगे कि अगर इसको हम इसकी कन्वेंशन को चेंज करेंगे तो हमें उसकी स्टेबिलिटी भी डिफाइन करेगी, ठीक है। तो ये एक कन्वेंशन है कि इस पे ये पॉजिटिव होता है और इस पे ये निगेटिव होता है, ठीक है, नोट करें। दो नाम याद रखे हमेशा। जो E/L निकाला था ये किसने निकाला था? थॉमसन, दे दे थॉमसन। हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का। हाँ, निकाला था इन्होंने, ऐसे कंपेयर किया था। देखो इसके बाद एक आए थे मिल्कमैन, मिल्कमैन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने भी इसमें इसमें क्या किया इन्होंने कि ऐसे बूंद ली, ठीक है, एम मास की, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी। तो इस पे कहा कि जो है अब इस पे जो है ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था, ये जो है बैलेंस हो गया, मतलब बूंद को यहाँ ऐसे छोड़ दें ना और बैलेंस हो जाए, तो नीचे तो mg लगेगा, वेट नीचे तो mg लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स। अब ऊपर भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। ऊपर इन्होंने देखा कि ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है E/E, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, और इस पे जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे यानी Q/E, है कि नहीं। तो उसके बाद फिर इन्होंने जब अगर इसका ये बैलेंस्ड है, इसका मतलब QE बराबर क्या होगा? mg। QE इज इक्वल टू mg, तो यहाँ पे क्या आएगा? Q/me तो आएगा, G/E यही तो आएगा। G कितना होता है? 9.8। E जो भी आपने वोल्ट पर मीटर लगाया होगा, 10 वोल्ट पर मीटर, 15 वोल्ट पर मीटर, 20 वोल्ट पर मीटर, उसके हिसाब से इन्होंने निकाल के बताया कि इलेक्ट्रॉन और उस पे रेशियो ऐसा हो सकता है। कौन कौन था इसके लिए भागीदार? थॉमसन और मिल्कमैन, ठीक है, ऐसा समझ।
सॉरी मिल्कमैन कह रहा हूँ, मिलिकेन, मिलिकेन, मिलिकेन नाम है, साइंटिस्ट का नाम ही चेंज कर दिया, मिलिकेन, मिलिकेन। इसको कहते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलो ये हटाएं। अच्छा देखें अब, ये जो अगर हमें यहाँ पे ये माना जाता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे इतना, अगर 8 है एटॉमिक नंबर तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है कि नहीं? 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 ही क्या है, प्रोटॉन्स हैं ना। तो मतलब अगर मैं कहूँ टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज जितना है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो कुल मिला के ये क्या है, एटम न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अगर हमें किसी भी एटम को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना है तो इसका मतलब हमें उसमें से या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन निकालना होगा, सॉरी या तो प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, है कि नहीं? न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर हम प्रोटॉन को निकालने जाएं तो प्रोटॉन को निकालना आसान है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? इलेक्ट्रॉन। जैसे घर में ना, अगर घर में किसी से दोस्ती करनी है आपको ना, तो आप जो है पहले किससे दोस्ती करोगे? लेडीज से तो पहले कर नहीं सकते हो घर में, पहले जो बाहर जो बच्चे आते हैं छोटे छोटे उन्हीं से पहले दोस्ती करते हो कि हाँ भैया ये करना है ऐसे ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन से दोस्ती कर सकते हैं। जो बाहर है, जो बाहर है वही तो सबसे पहले सब कुछ बताएगा। तो इलेक्ट्रॉन को हम बाहर आसानी से निकाल भी सकते हैं और अगर ऐड भी करना हो तो भी हम इलेक्ट्रॉन को ही ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर हमें संपर्क भी बनाना है तो भी हम क्या संपर्क किससे बना सकते हैं? इलेक्ट्रॉन से ही बना सकते हैं, बाहर वाले व्यक्ति से ही बना सकते हैं, अंदर वाले व्यक्ति से उतना बना नहीं सकते। उसके पीछे रीजन होता है, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है कि नहीं? अब इनके बीच में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं? अच्छा, ये जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, इनके बीच में भी इंटर न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ठीक है, तो वो सारा फोर्स जो है वो बहुत जकड़े हुए होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, हाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ये अट्रैक्टेड होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें प्रोटॉन को निकालना उतना आसान नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ही ऐड भी कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अभी आपको इसकी मीनिंग समझ में आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कहा गया। इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन स्टैटिक्स क्यों कहा गया? क्योंकि हम जो भी चार्ज की ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो चार्ज में हम इलेक्ट्रॉन को ही बात करेंगे। हम जो भी उसमें निकालेंगे या डालेंगे, अगर चार्ज करेंगे ऑब्जेक्ट को तो हम इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे, है कि नहीं? अगर मान लो कि हमने किसी एटम में से, न्यूट्रल एटम में से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, है कि नहीं? है कि नहीं? जैसे हमने कहा अब ये जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आया, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आया, इमिट हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा एटम। एटम कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन हमने गेन किया, इलेक्ट्रॉन लॉस का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं, NaCl, Na, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है कि नहीं? अब ये क्या करते हैं, दोनों आपस में आते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं, तो ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दे,
है कि नहीं। और ये खुद बन जाता है क्या, Na प्लस, और ये क्या बन जाता है, Cl माइनस। तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आ गया, है कि नहीं। मतलब कि जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, जब भी हम चार्ज की बात करेंगे ऑब्जेक्ट के, तो क्या होगा, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस चार्ज है, कि दो इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस या माइनस चार्ज है, कि तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस या माइनस चार्ज है। आई बात समझ में। ठीक है, नोट करो। हो गया। आओ हम देख लेते हैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कैसी प्रॉपर्टी, लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्ज, तो इनकी बेटा प्रॉपर्टीज क्या होती है चार्ज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तीसरा टाइप नहीं होता, है कि नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, इलेक्ट्रॉन का। और नेगेटिव चार्ज कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो। ठीक है। अच्छा, जैसे ही पहली प्रॉपर्टी समझ में आई, सेकंड प्रॉपर्टी अपने आप आ जाएगी कि कौन लॉस और गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा। अच्छा, कभी आप ऐसा ऐसा सुने हो, 1.5 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, ऐसा सुने तो 2 आदमी 4 आदमी। 1.5 आदमी तो नहीं सुने ना, 2.5 आदमी, 3.5 पौने 3 आदमी, नहीं ना। तो क्या हम इलेक्ट्रॉन की जब बात करेंगे तो हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1 लाख इलेक्ट्रॉन। हम ऐसा थोड़ी नहीं कहेंगे 2.25 इलेक्ट्रॉन है। कभी सुना 2.25 आदमी, नहीं ना। तो 2.25 इलेक्ट्रॉन भी नहीं जाएंगे। जब भी जाएगा क्या जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, या तो गेन होगा या तो लूज होगा। तो ये है कि प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब चार्ज होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब चार्ज होता है, तो उस पे बेटा जो चार्ज आता है ना, वो प्लस माइनस, या तो प्लस का होगा या तो माइनस का होगा, और इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। एन क्या है, एन कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, कोई भी होल नंबर, कोई भी होल नंबर। एक तो न्यूट्रल भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर 0 रह गया तो इसका मतलब न्यूट्रल है, कहता है न्यूट्रल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, नेगेटिव का चार्ज होता है। ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन, ये केवल ई की वैल्यू है, ये केवल मॉड है, ई का मतलब केवल मॉड है। ठीक है। तो हमने कहा ये होता है। दूसरा क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी, कि जो लाइक चार्जेज होते हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है, और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्मल दुनिया की तरह एक्सेप्शन नहीं है कि नहीं। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मेल फीमेल अट्रैक्शन होता है ना, और मेल मेल भी अट्रैक्शन होता है, फीमेल फीमेल भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, यानी सेम साइन, या नेगेटिव नेगेटिव है, तो आपस में इनके अंदर क्या होगा, हेट होगा।
ठीक है। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो इनके बीच में क्या होगा, ठीक है, यानी कि ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्शन होगा। और अगर नेगेटिव, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, ये रिपल्शन होगा। और अगर इनके बीच में होगा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा। अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा एक्सेस में हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो। दूसरा चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज पूरा नेगेटिव चार्ज तो वो पॉजिटिव पर अट्रैक्ट करेगा ना, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। चार्ज बॉडी है, हाँ, जैसे न्यूट्रल नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा चार्ज, बहुत कम चार्ज, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये दिक्कत है। दोनों को तो रिपेल ही करेगा, कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, एक्सेस में रहे या कैसे भी रहे। ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब वो रिपेल ही करेंगे। हाँ, ऐसा हो जाए कि अगर न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस बचा है तो बात अलग है, तो बात अलग है। अगर अपोजिट साइन के हुए चार्जेस तो फिर अट्रैक्ट करेंगे, वरना ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे कभी भी, ये ध्यान देना। ठीक है, अच्छा सेकंड, ये कंफर्मेशन, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कहना चाहते हो कि एक ऑब्जेक्ट लिया हमने और उसको हमने कह दिया कि ये चार्ज है या नहीं है, जैसे मोबाइल ली मैंने और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो चार्जिंग का क्या होता है कि या तो अट्रैक्शन होगा चार्ज चार्ज के बीच में, या तो रिपल्शन होगा। लेकिन अट्रैक्शन किसी और वजह से भी तो हो सकता है, न्यूट्रल रही तो भी तो हो सकता है कि नहीं। कैसे हो सकता है, हमने कहा भाई साहब, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हमने मान लो ले लिया प्लस क्यू, है कि नहीं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम लेके आए और ये मेटल है, क्या है, मेटल है। अब जैसे ही आप मेटल लेके आओगे बेटा, वैसे ही अपने को पता है कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते, फ्री ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जैसे ही देखेंगे पॉजिटिव चार्ज, ओ माल आया, है कि नहीं, तो ये भाग भाग के इधर आएंगे इस वाली सरफेस पे, तो यहाँ आके डिपॉजिट होंगे, तो यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव, है कि नहीं ना। अब ये हालांकि ये तोड़ के बाहर नहीं जा पाएंगे, स्किन एक्साइटेड तो होंगे। अब कुछ बोल पाए या ना बोल पाए वो बात अलग है, कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन एक्साइटमेंट तो हुई भाई, वो आ गए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव बन गया। अब क्या इनके बीच में भी तो अट्रैक्शन होगा, ये नेगेटिव चार्ज तो है और ये पॉजिटिव है, तो इसके बीच में तो अट्रैक्शन होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्या ये वाली बॉडी चार्ज थी, हाँ, इस पे तो नेगेटिव, इस पे तो न्यूट्रल है ना, इस पे चार्ज क्या है, इस पे जीरो चार्ज है। इसमें तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, बस जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गए वहां पॉजिटिव बन गया, बस यही तो है कि नहीं। लेकिन ये पूरी तरीके से चार्ज थी, तो हमने कहा ये न्यूट्रल बॉडी थी, लेकिन तब भी इन दोनों में अट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में तो ये पक्की बात है कि रिपेल ही करेंगे। ठीक है, आप दो बैटरी लो और दोनों बैटरी की जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं उनके वायर को ले जाओ एक साथ, ले जा पाओगे, बहुत मुश्किल होगी। पॉजिटिव पॉजिटिव को अगर ले जाना चाहोगे एक साथ में तो मुश्किल होगी, आप जल्दी टच नहीं करा पाओगे। या मैग्नेट ले लो, दो मैग्नेट ले लो और दोनों को देखोगे आप, ऐसे ही एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट बार मैग्नेट छोटा वाला जो आता है ना, आप एक जगह से चिपकाओगे बड़े आसानी से चिपक जाएंगे। ठीक है, अगर जब चिपक जाएं तो उसके बाद उसको थोड़ा एक के मैग्नेट को ऐसे उल्टा कर दो। ठीक है, इस ऐसे उल्टा कर दिया हमने, एक को उल्टा किया, अब ले जाओ उसी को। नहीं, कोई कितना भी दम लगा लो होने वाला नहीं है, वो होने वाला। वैसे ही अगर आप बैटरी के टर्मिनल, हालांकि बैटरी के टर्मिनल वाला एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा आसान काम नहीं है, अगर उनको भी पास पास ले जाओ वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, कभी भी नहीं।
ठीक है। अगर मान लो आप बहुत जोर के झटके टच भी करा दिए, वो तुरंत अलग हो जाएंगे, झटका मारेंगे, स्पार्क करेंगे। ठीक है, हाँ। तो हमने कहा भाई साहब ये रिपल्शन होगा। तो अगर हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि क्या वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपेल कर रहा है। कोई चार्ज ऑब्जेक्ट अगर है, अगर उसको रिपेल कर गया, ठीक है, किसी भी कई सारे चार्ज ऑब्जेक्ट रखे हमने, हमारे पास मान लो पॉजिटिव चार्ज भी ऑब्जेक्ट है और नेगेटिव चार्ज भी ऑब्जेक्ट भी है। अगर दोनों में से किसी एक को रिपेल कर गया, वो किसी एक को तो करेगा ही अगर चार्ज है तो ना। अगर किसी एक को कर गया तो इसका मतलब हम कहेंगे भाई साहब ये चार्ज है, अदरवाइज चार्ज नहीं। तो हम कहेंगे भाई साहब यहाँ पे रिपल्शन इज द कंफर्मेशन ऑफ चार्ज। रिपल्शन से कंफर्म होगा बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना चार्ज है या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? रिपल्शन से, नॉट अट्रैक्शन। क्योंकि अट्रैक्ट करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे एक तो हमने यही बता दिया, दूसरा रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है कि नहीं? ठीक है, अच्छा। थर्ड, जैसे अभी अभी हमने देखा था कि NaCl ना, NaCl लो और मोल्ट, वो जो है एक बीकर में लो उसको, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, तो उसमें देखा होगा बेटा इलेक्ट्रोलाइट, NaCl इज ए वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट ना। तो उसको जब NaCl को लेते हैं तो मोल्टेन स्टेट में लेते हैं। मोल्टेन स्टेट में क्या होता है? आयंस में ब्रेक हो जाता है ना, कभी भी मोल्टेन स्टेट में। ये मोल्टेन स्टेट हो या तो एक्वस सॉल्यूशन हो। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जल मिला दोगे, पानी मिला दोगे तो भी वो पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल। और अगर आपने उसको मोल्ट कर दिया तो भी वो क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाएगा। मतलब अगर उसको आपने लिक्विड बनाया किसी भी तरीके से तो वो पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक होना तय है। ठीक है, अच्छा। अगर NaCl बना, NaCl ब्रेक हुआ तो एक Na बना और एक Cl बना। जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल मिला के NaCl पे चार्ज कितना था पहले, अब कितना है? अभी तो जीरो ही है, पहले भी जीरो था और अब भी क्या है? जीरो है। यानी कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं हम अलग से, ना तो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन किसके लिए? जो एकदम आइसोलेटेड सिस्टम हो, बाहरी दुनिया से इसको मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता लगा NaCl है और हमने किसी और में भी उसको डाल दिया तो कभी कभी कुछ अलग भी बना देता ना, सराउंडिंग। मान लो NaCl बनाने लग गया, अब तो दो सोडियम पे दो चार्ज आ गए, है कि नहीं? तो वो आइसोलेटेड नहीं रह गया। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होता है कि चार्ज विल रिमेन कंजर्व, चार्ज विल रिमेन कंजर्व, यानी कि इनिशियल जितना चार्ज रहेगा फाइनली भी उतना ही चार्ज रहेगा। लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, नोट कर लो, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम charge will remain conserved, charge will remain conserved। ठीक है, अच्छा। इसमें आपने पढ़ा होगा कि
चार्ज को प्रोड्यूस करने का तरीका, दो ऑब्जेक्ट को आप रब करो ना, रगड़ो तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है ट्रांसफर हो जाए। मतलब जैसे अगर मैं चौक को इस पे रगड़ रहा हूँ ऐसे ना, तो चौक के कुछ टुकड़े इस पे तो जा रहे हैं ना, अगर टुकड़े जा रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा ना। अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट, मतलब चार्ज हमने कर दिया ऑब्जेक्ट जिनको जिनको रगड़ा। एक पे इलेक्ट्रॉन चला गया तो नेगेटिव चार्ज, और एक पे इलेक्ट्रॉन रह गया तो वहां से निकला तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी प्लास्टिक की एक छड़ लो, जैसे कंघी, कंघी ले लो और कंघी को अपने बालों पर रगड़ो, सूखे बालों पे, ठीक है, सूखे बालों पर रगड़ो बेटा, तो क्या होता है कि वो जो है कंघी का जो है पार्ट, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो उसके इलेक्ट्रॉन निकल के बालों में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं? बालों में। क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है ना, ये गुड कंडक्टर होती है, तो जब हम रगड़ते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब एक कागज लो, उसको छोटे 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 टुकड़ों में बांट दो, ठीक, जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हो आप उसको, तो वो क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे टुकड़े का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन है, एक टुकड़े में तो इलेक्ट्रॉन है। अब हमारा जो कंघा है वो कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और जो हमारा कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कैसे चार्ज हैं? अरे नेगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, बोलो। हाँ नहीं नहीं, इसमें इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें नेगेटिव आ गया, तो ये क्या करेगा, आप कभी भी एक्सपेरिमेंट के कर सकते हो कि जैसे ही आप टच कराओगे ना वैसे ही ये जाके चिपक जाएंगे कंघे में, टच भी नहीं कराना पड़ेगा, थोड़ी दूर ही रखोगे तब भी अटैक कर लेगा वो। ठीक है, इसको कहते हैं, ये मोड ऑफ चार्जिंग है, कि मतलब हम कौन कौन से मोड से चार्ज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए, मोड ऑफ चार्जिंग। तो पहला क्या है? फ्रिक्शनल, इलेक्ट्रिसिटी। यही जो हमने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर दो इंसुलेटर्स हैं, ठीक है, इंसुलेटर्स को चार्ज करने का तरीका क्या होता है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इंसुलेटर्स को चार्ज करने का तरीका, ये ध्यान देना, किसको चार्ज करने का तरीका है? इंसुलेटर्स को चार्ज करने का तरीका है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। रब करने पे अगर कोई चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, तो उसको हम कहेंगे क्या? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा अब इंसुलेटर है, किसके लिए यूज होता है ये? इंसुलेटर के लिए। अरे इंसुलेटर की एक खास बात है कि चार्ज जहां पे जाएगा ना वहीं पे रुक जाएगा, है कि नहीं? अगर हमने कह दिया कि एक ऐसे है, अब एक इलेक्ट्रॉन ये भी इंसुलेटर था, इंसुलेटर 1, और दूसरा जो है ये भी इंसुलेटर था, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं रुक जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव जो गैप हुआ ना वो पॉजिटिव गैप यहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ रुक गया, तो हमने कहा कि भाई साहब अब ये रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जहां आपने दे दिया वहीं पे रुक गया, ठहर गया है। ठीक है, इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब रुका हुआ चार्ज। क्या है? रुका हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा रुका हुआ, रेस्ट में है, रेस्ट में आ गया है। ठीक है, तो इंसुलेटर का खास काम क्या होता है कि इंसुलेटर में बेटा इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन जहां पे आप छोड़ दोगे वहीं पे वो रह जाएगा, उसे उधर ही गिरते गिर। अब ऐसा तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में आ ही नहीं सकता, है कि नहीं? हाँ, कोई भी नहीं है रेस्ट में भाई, एब्सोल्यूट रेस्ट में कुछ है? कुछ भी नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि हम लोग, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, क्लास ले रहे हो, चलो ठीक है, तो आप बैठे हो, मेरे रिस्पेक्ट में बैठे हो, ठीक है, लेकिन जो बाहर जा रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल चल रही है, चल रहे हैं, तो वो तो देखने, वो तो नजरिया है ना देखने का। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट तो कोई चीजें होती नहीं है कि नहीं? तो ऐसे यहाँ भी है कि अगर हम देखेंगे उसको बैठ के तो लगेगा कि हाँ, बाहर से देखेंगे तो हमें इतना नहीं पता चलेगा,
अब उसके अंदर तो ये बात हो ही रही होगी, जो एटम की जिसके पास जाएगा उसके चारों तरफ इर्द गिर्द इधर उधर करेगा, वो बात अलग। हाँ, वाइब्रेशन तो होगी होगी। पहली तो हो गई फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में बहुत ज्यादा पे नहीं करूंगा, ये बहुत खास चीज है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। पहले आपको यही दिया होगा कि पुराने जमाने में लोगों को शौक हुआ करते थे अंबर और कैट की फर पे ना, ये दिया ना एनसीईआरटी में। उसको पढ़ोगे, बिल्ली की खाल पे रगड़ा उन्होंने, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गया, ट्रांसफर हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। उसी को हम क्या कहे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ना, इंसुलेटर्स को रब करके बनाया गया। अच्छा, अगर कंडक्टर्स हैं तो उनको चार्ज करने का क्या तरीका है, उनको भी रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं रहेगा, है कि नहीं, दूसरे कंडक्टर में जाते हुए दौड़ने लगेगा, तो पता ही नहीं चलेगा चार्ज हुआ या नहीं हुआ। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। आप देखोगे चार्जिंग बाई इंडक्शन और चार्जिंग बाई फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, रबिंग। तो इंडक्शन की वजह से कैसे चार्ज होता है, सपोज दैट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक रॉड ले आओ जो कि इंसुलेटेड हो, कैसी हो, इस पे जीरो चार्ज है। अब क्या हुआ कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, बैठ जाएंगे ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेज हो गए, हो गए, बोलो कौन सा, ये वाली कंडक्टर है, कंडक्टर है कि नहीं। अब आप क्या करो, इसको हटा दो यहाँ से, और एक काम करो, इसको यहीं पे अर्थ कर दो, अर्थ। जैसे ही अर्थ करोगे इलेक्ट्रॉन निकल के नीचे चले जाएंगे, क्योंकि अर्थ क्या है, एक समंदर है, क्या है, समंदर। तो अर्थ में, तो अर्थ के क्रस्ट में क्या है, लोहा, तांबा, पीतल, बहुत सारे मेटल्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन का सी है कि नहीं, समुंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो दो चार इलेक्ट्रॉन उससे ले लो या दो चार इलेक्ट्रॉन उसको दे दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मान लो हमने इसको अर्थ कर दिया और इलेक्ट्रॉन यहाँ से भगा दिए, हाँ, यहाँ से अर्थ करोगे तो इलेक्ट्रॉन भग जाएगा, यहाँ से अर्थ करोगे तो कौन भग जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज भग जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भगा दिए और इसको हटा दिए, तो यहाँ पॉजिटिव यही तो पूरा फैल जाएगा, है कि नहीं। अब इसको हटा दो तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे मान लो इधर चार पॉजिटिव पहले आया था, चार नेगेटिव आया था, तो अभी क्या होगा, दो पॉजिटिव इधर रह जाएगा, दो इधर आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया। अब ये बॉडी कैसी होगी, अपनी पॉजिटिवली चार्ज होगी। अगर हम इधर से कनेक्ट करते स्टेप टू, ये तो स्टेप वन था, स्टेप टू में अगर हम इधर से कनेक्ट करते तो क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला खत्म हो जाता, तो अब निगेटिव बचता, तो इसका इफेक्ट क्या आता है बेटा, हाँ, तो ये दो नेगेटिव इधर, दो नेगेटिव इधर, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आराम से, मस्त, ठीक है। इसको हम कहेंगे चार्जिंग बाई इंडक्शन, इंड्यूस करके चार्ज। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, हाँ, मतलब कि कोई चीज अपन क्या करें, इन्फ्लुएंस करें ना, जैसे कोई काम करने के लिए हम उसको उकसाएं, वही क्या होता है अपना इंडक्शन होता है, ठीक है। तो ये हुआ अपना अभी आज जो है चार्ज के बारे में। और बताया जाए क्या टाइम हुआ, तो खत्म हो जाएगी, चलो देख लेते हैं, इसको पढ़ लोगे ना, तुमने बताया पढ़ा हुआ है इसीलिए कम बताया ना, ठीक है, पढ़ लेना उसको। चलो फिर कूलम्स लॉ, अभी आगे हम इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, इंटरेक्शन ऑफ, हेडिंग डालो, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, इंटरेक्शन, हाँ बेटा, कंडक्शन के लिए मेटल, नॉन मेटल तो इंट्रोड्यूस वही नहीं कर पाएंगे ना, इंड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगर इंसुलेटर होगा तो इंड्यूस कर पाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं। आप ऐसे लेके ताकते हो आ जाए इलेक्ट्रॉन, आ जाए, नहीं आएगा, वहीं रहेगा, है कि नहीं। जैसे जो मेन मेन चीज रहती है वो मैं लिख देता हूँ,
जैसे जो तुमको समझ में आया आपको ना कि अब ये मुझे नोट कर लेना चाहिए, तो उसको आप अलग से लिख लिया करो, ठीक है। समझने के लिए ये हटा दो ना। तो देखो बेटा, बहुत ही सिंपल चीज है। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो बेटा कि हमारे चार्जेस पास आए ना, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, है कि नहीं। नेगेटिव नेगेटिव आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, सॉरी, हाँ, तो भी रिपल्शन होगा। मतलब अगर सेम नेचर के चार्जेस आए तो क्या होगा, रिपल्स करेंगे वो, है कि नहीं ना। मतलब रिपेल कैसे करेंगे ये भी ध्यान देना। एक लाइन खींचो, ठीक है, एक लाइन खींचो। अब वो लाइन कौन सी खींचोगे, कहाँ कहाँ से जाएगी, तो उसके लिए हम डिफाइन करेंगे बेटा सेंटर ऑफ चार्ज। सेंटर ऑफ चार्ज, हालांकि इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। जैसे बोर्ड के लिए तो अपन ये समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा ना, हाँ, तो उसमें जो है सेंटर ऑफ मास जो होगा वही उसका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ चार्ज हो जाएगा, नेट चार्ज। जैसे हम निकालते थे ना M1 X1 XCM निकाला होगा आपने, M1 X1 प्लस M2 X2। ऐसे यहाँ पे क्या निकालेंगे, Q1 X1 प्लस Q2 X2 प्लस अपॉन Q1 प्लस Q2, ऐसे। हाँ हाँ, समझ गए ना। हाँ, तो उन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए जो लाइन जा रही होगी ना बेटा, उसी लाइन के ही अलोंग ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, ये पॉइंट्स कैसे हैं बताओ, ये है सेंटर ऑफ चार्ज। क्या है ये, सेंटर ऑफ चार्ज, COC, ठीक है। अगर निगेटिव है तो भी वही काम, कि यानी बड़ा सा भी ऑब्जेक्ट हो तो भी अपने को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे अंदर इतनी डीप की बात आएगी नहीं, लेकिन कभी आ भी गई तो हमेशा ये हमें कंफर्म होना चाहिए जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो कहाँ होगा, सेंटर ऑफ चार्ज, एक्स सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ होगा वो, Q1 X1 यानी समेशन QI XI डिवाइडेड बाय समेशन QI, ठीक। अगर आ गया तो अच्छा, अपोजिट ये भी रिपेल करेंगे along the line joining the center of charge। सेंटर ऑफ चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगेगा, ये पहली पहली शर्त है, ठीक है। इंटरेक्शन की पहली शर्त क्या है कि द फोर्स विल एक्ट along the line joining the two charges becoming, ब्रैकेट में लिख लेना सेंटर ऑफ चार्ज COC, ठीक है। ये बात समझ में। अच्छा, अगर ऐसे ही अट्रैक्ट भी करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, पहली बात तो दोनों लाइन को ऐसे मिलाओ ना, मिलाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ करो, अब इसी लाइन के लॉन्ग या तो अब क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये इसको खींचेगा अपनी ओर, ये खींचेगा अपनी ओर, है कि नहीं ना। अच्छा, दूसरी शर्त क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जितने से दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, दूसरा चार्ज भी उतने से ही रिपेल या अट्रैक्ट करेगा। ये क्यों, न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन का आपका तीसरा नियम तो यही तो है। हाँ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जितने फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा, जितने से ये रिपेल करेंगे उतने से ये भी रिपेल करेगा, जितने से ये बाइज ऑफ करेंगे उतने से ये भी धक्का मारेगा,
है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो ये छोड़ दे, चलो 2 थप्पड़ मार दे, कोई दिक्कत। अगर इसने धक्का दिए तो वो भी उतने से ही धक्का देगा, ये फिक्स बात है कि नहीं? हाँ। तो हम कहेंगे भाई साहब जो होगा एक्शन और रिएक्शन पेयर होगा। क्या होगा? एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर जैसे ही मैंने कह दिया, इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा ना, F12 और -F21 होगा। सही है ना? 1 वाला 2 को धक्का दिया या 2 से इंटरेक्ट किया, जितने से किया, 2 वाला फर्स्ट से इंटरेक्ट करेगा, माइनस साइन लगा दो। ठीक है, तब आएगा, काम होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर हैं? आगे बढ़ें। अब हम पढ़ते हैं बेटा कि जो इससे मेजर लॉ आया, ठीक है, इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस से, वो दिया कूलाम साहब ने, जेम्स प्रिकॉस्ट कूलाम। ठीक है, ये आर्मी में थे ना, आर्मी में भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, मेडिकल ऑफिसर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, तो ये आर्मी में इंजीनियर थे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर करके इन्होंने कुछ रूल दिए, ठीक है, कुछ लॉ दिया। तो इन्होंने जो लॉ दिया वो चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में दिया। किसके बारे में? चार्ज को इंटरेक्ट करने के बारे में लॉ दिया। इनका जो लॉ था वो बहुत ही सिंपल, हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है, एकदम सेम टू सेम उसी की 2 कॉपी है ये। ठीक है, कैसे? कूलम्स लॉ। ये क्या कहता है? कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेज अगर किसी मीडियम में एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हों, कितनी डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे रखे हों, तो वो एक दूसरे से जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगाते हैं एक दूसरे पे, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन्होंने केवल और केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस किसी मीडियम में रखे हुए हों तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, पहली बात तो इन्होंने कहा है पॉइंट चार्ज। क्या कहा है? पॉइंट चार्ज। अब हमें अभी थोड़ा सा मैं बताता हूं, पॉइंट चार्ज भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगा वो पहली बात तो विल एक्ट along the line joining, है कि नहीं? पहला तो क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो लाइन ज्वाइनिंग की along ही लगेगा, है कि नहीं? दूसरी बात इन्होंने कही कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, Q1 Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड। प्लस है कि नेगेटिव है, ये बात अलग है, ये बिल्कुल बात अलग है। उसके लिए हम ये वाला चीज लेंगे। डायरेक्शन के बारे में भी बताया इन्होंने, पूरे फोर्स के बारे में बताया, ऐसी बात नहीं है। पहले इन्होंने कह दिया कि लॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग। अब आप समझो कि अगर पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे और अगर निगेटिव है तो, पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, यानी सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर के हैं तो क्या होगा? उनके बीच में प्यार होगा, अट्रैक्ट करेंगे। और क्या कहा इन्होंने? कहा कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यानी इन दोनों को अगर मिलाया जाए
तो इन्होंने बताया कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो यहाँ पे क्या आएगा, F बराबर एक कांस्टेंट आएगा, बड़ा सा छोटा सा के, स्मॉल के, ऐसे के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो स्मॉल के है, स्मॉल के, ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा ना, कभी कभी यही स्मॉल के ऐसा लिखा रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन आर है या के है, ठीक है, इन दोनों को ही हम या तो क्या कहते हैं, रिलेटिव, हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, हाँ, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा ये इंसुलेटर्स के लिए डिफाइन किया जाता है। किसके लिए, हाँ, कंडक्टर के लिए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, वो बात अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻11 -12, और यूनिट क्या होगी इसकी बेटा बताओ, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर ना, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एयर और फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब हो गया वैक्यूम। क्या हो गया, वैक्यूम। अच्छा, ये परमिटिविटी होती क्या है, ना 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 ना, देखो यह नाम से क्लियर है, परमिट, परमिट एक्टिविटी। परमिटिविटी का मतलब क्या है, परमिशन ऑफ एक्टिविटी। क्या है, परमिशन ऑफ, कोई भी मीडियम जितनी परमिशन देता है एक्टिविटी करने की, चार्जेस को इंटरेक्ट करने की, उसी की हम उसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप हो, आपका एक दोस्त है, दोनों में लड़ाई हो गई, बहुत धुआंधार लड़ाई हो गई किसी चक्कर में, ठीक है, मैटर हो गया बड़ा सा। अब क्या किया आपने, लड़ाई लड़ी, आपने एक बार ऐसे खुले मैदान में आपको छोड़ दिया गया, वहां पे लड़ाई लड़ी, उसके बाद बगल में कहीं तालाब वालाब था, उसमें दोनों को धक्का दे दिया गया, लड़ी रहे, जाओ अंदर लड़ो। तो क्या जितना डैमेज, जितना मतलब जोर जोर से आप हवा में मार पा रहे थे, क्या उतनी ही जोर पानी में धक्का लगा पाओगे, उतनी तेज फाइटिंग तो नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। तो वहां पे तो अलग हो जाएगा। तो मतलब एक्टिविटी की दिक्कत हो गई अब, यानी चार्जेस भी हैं, अगर उनको हम एक मीडियम में रखेंगे तो दूसरे मतलब एक्टिविटी कुछ अलग होगी, अगर हम मीडियम चेंज कर देंगे तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल अलग होगी। आई बात समझ में, नमस्कार। चलो बंधु, आज के लिए इतना हो तो ना, हम मिलते हैं फिर। और बताओ कहाँ पढ़ते हो आप, कौन से स्कूल में, कहाँ बेटा। अच्छा, आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हो, बहुत बढ़िया।